गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में हमने काल के बारे में पढ़ा था। काल के तीनों प्रकार, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आइए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए, जो उपसर्ग शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है पास या छोटा, पास या छोटा, और जो सर्ग है इसका होता है भाग। इसका अर्थ होता है भाग। सर्ग का अर्थ होता है भाग और उप का अर्थ होता है पास या छोटा। अब देखिए कि इनकी जरूरत क्या पड़ी। तो भाषा की बात करने पर उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है शब्द। जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो बिंदु होता है शब्द। और इस शब्द के निर्माण में, इस शब्द का जब हम निर्माण करेंगे, ठीक है, इस शब्द का निर्माण हम करेंगे तो इसमें हमें चार व्याकरणिक बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत आता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, जो भी अधिकतर में जो भी शब्द बनेंगे इन चार से मिलकर के ही बनते हैं। या तो उसमें उपसर्ग होगा तब बनेगा, प्रत्यय बनेगा तो बनेगा, या संधि होगी तो बनेगा, या समास होगा तो बनेगा। इन चार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है शब्द के निर्माण में, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ जो उपसर्ग है, उप का अर्थ होता है पास या छोटा और सर्ग का अर्थ होता है भाग, ठीक है। तो आइए देखिए क्या होता है उपसर्ग। परिभाषा के आधार पर देखते हैं हम कि उपसर्ग कि वे शब्दांश जो जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक। वे शब्दांश, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग होते हैं क्या? शब्दांश। अब देखिए, अभी हमने शब्द के निर्माण में बात की थी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। चारों में से किसी भी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारी परिभाषा में एक शब्द आता है शब्दांश, ठीक है। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है? शब्द धन अंश। आगे ना बात क्या है? संधि हो रही है इसमें। क्या हो रही है? संधि, तब जाकर ये शब्द बना है। तो शब्द धन अंश अर्थात शब्द का एक अंश। अंश का मतलब होता है भाग, अंश का अर्थ होता है भाग। तो ये उपसर्ग है वो शब्द के एक अंश हैं, शब्द के अंश हैं, और वो किसके आगे जुड़ते हैं? फिर शब्दों के आगे जुड़ते हैं। शब्द के एक अंश हैं, भाग हैं, एक भाग जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, और आगे जुड़ करके और उस पूरे शब्द का अर्थ है उसको परिवर्तन कर देते हैं, उसको पूरे शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे आपके सामने जैसे आपके सामने एक शब्द आता है हार। क्या शब्द है? हार एक शब्द है। अब हार शब्द का अर्थ हम जानेंगे तो इसका अर्थ या तो एक होता है पहनने का हार अर्थात आभूषण, एक आभूषण विशेष, और यह हार होता है पराजय। किसी से युद्ध में हार जाना तो पराजय हो गया। इसका अर्थ होता है आभूषण
या पराजय, दो अर्थ होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसी हार शब्द में और उपसर्ग लगाएंगे हम प्रय, और पीछे हार, शब्द क्या बना, एक नया शब्द प्रहार, क्या बना, प्रहार। और प्रहार का अर्थ होता है मारना या आक्रमण करना, चोट पहुंचाना। ठीक है, प्रहार का होता है मारना या चोट पहुंचाना, इसका अर्थ होता है। देखिए हमने आ उपसर्ग लगाया इसी में, किसमें, आहार में। शब्द क्या बना, आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन, क्या होता है, भोजन। हमने वी उपसर्ग लगाया किसमें, आहार में, और शब्द बनता है विहार, और विहार का अर्थ होता है घूमना। आहार में हमने सम उपसर्ग लगाया, और इसका होता संहार, और संहार का अर्थ होता है मारना। ठीक, तो इस प्रकार शब्द एक है हमारे पास आहार, और इसका अर्थ होता है आभूषण या पराजय, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे उपसर्ग लगाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अर्थ में परिवर्तन होता जाएगा। इस प्रकार कि वे शब्दांश, शब्द के अंश हैं, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, पूर्ण रूपेण शब्द नहीं है, ठीक है। तो वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर, पूर्व में मतलब पहले, आगे, ठीक है, पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बात का ध्यान रखना, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। आइए देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए उपसर्ग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरा तद्भव उपसर्ग, वो हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं। और तीसरा होता है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो संस्कृत भाषा के हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा के हिंदी के, और जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग है ये विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग होते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से जो होते हैं वो संस्कृत के ही होते हैं, मुख्य रूप से जो होते हैं वो संस्कृत के ही होते हैं, क्योंकि हिंदी के और जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं वो स्पष्ट रूप से अलग ही प्रकार के होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि अपने आप जैसे ही शब्द को हम पढ़ेंगे तो वो अलग से ही दिखाई दे जाते हैं और पहचानने में परेशानी नहीं होती। लेकिन ये जो संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं इन्हें पहचानने में परेशानी होती है। आइए सबसे पहला हम पढ़ते हैं तत्सम के उपसर्ग अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, इनकी जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 22। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 22। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं और आपको इस प्रकार से मैं बताऊंगा ताकि वो आपको नहीं तो रटने पड़ेंगे और बड़ी ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए कितने होते हैं, जो तत्सम के उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, वो कितने होते हैं संख्या में, 22। अब देखिए इनको इस तरीके से पढ़ना है, हमको रटना नहीं है, जैसे ये 22 याद होने चाहिए। अगर 22 याद हो गए ना
तो फिर परेशानी नहीं होती बनाने में। ठीक है, तो कैसे हैं, हमने 22 को 3 भागों में बांटा, 1 2 और 3। कितने भागों में बांटा 22 को? 3 भागों में। पढ़ लिया। अब हमने एक संख्या ली, कौन सी? 8 ले ली। 8 8 एकम 8। ठीक है, अब 8 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 4 4 हो गए, 4 4 8 दो बार, और 8 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 भाग दे लेंगे, मतलब कहने का मतलब है 8 में 1 का भाग दिया 8 ही आया, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 4 आ गए, और 8 में 3 का भाग दिया तो 2 2 आ गए। ऐसे डिवाइड कर दिया, 8 4 4 2 2 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए कि जो ए होता है, सबसे पहले ए होता है, ए उपसर्ग होता है, और ए उपसर्ग के 8 प्रकार हो, 8 उपसर्ग होते हैं। कौन से? 8। देखिए कैसे होते हैं कि 3 तो होते हैं तय वर्ग के, तय वर्ग के कितने होते हैं? 3, और 3 ही होते हैं पेय वर्ग के। वर्ग हमने वर्णमाला पढ़ी तब पढ़े थे, तो कौन कौन से थे? ए। ठीक है, तय वर्ग का होता है अति, क्या है? अति, तय वर्ग का है। फिर त थ द ध, ध्या है ना, तो अधि। हो गया? त थ द ध न, न आ रहा है तो अनु। कितने हो गए? अति अधि अनु, पेवर के 3 हो गए। ठीक है, पेवर के 3 होते हैं, फिर पेवर के 3 होते हैं। सबसे पहले पे, ठीक है, तो अप, क्या होता है? अप। पर फिर होता है अपी, अप अपी, फिर पे फे बे भे, अभी। कितने हो गए? 1 2 3 तेवर के, 4 5 6, ये 3 पेवर के। अब 3 और 3 कितने हो गए? दोनों मिला के 6 हो गए। ठीक है, और 6 हो गए तो 6 ने मिलकर कहा कि अब आ, 6 ने मिलकर क्या कहा कि अब आ। भाई पहले किसी से लड़ाई हो जाती है तो 3 रहते हैं तो डरते हैं ना कि यार हमको 3 है, कोई पीट जाएगा आकर के, लेकिन 3 और आ गए तो 3 और 3 6 हो गए। जब कहा कि अब आ, ठीक है, तो 2 कौन से हो गए? अब और आ। एक तो गया अब और एक आ। 3 और 3 6 7 8, 8 उपसर्ग हो गए। अति अधि अनु, अप अपि अभी अब आ, हो गया। 8 होते हैं। ए में तेवर के 3 पेवर के 3, 6 हो गए। 6 हो गए तो उन्होंने मिलकर कहा कि अब आ, तो 6 और 2 8, तो 8 उपसर्ग हुए, ऐसे बनने वाले। ठीक, अब देखिए 2 को हमने 4 4 4 4 8 2 बार डिवाइड किया, तो देखिए पे किससे बनने वाले? पे से बनने वाले। कौन कौन से? प्र प्रति परा परि, प्र प्रति परा परि, हो गए? प्र प्रति परा परि बन गए 4। आगे फिर अगला कितना है? 4, तो निर निस दुर दुस, 4 ये होते हैं, निर निस दुर और दुस। अब देखिए इसमें कहीं कहीं पर आपको निर की जगह नी लिखा मिलेगा विसर्ग के साथ में, ठीक है, और दुर की जगह दू लिखा मिलेगा विसर्ग के साथ में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये संधि करता है। क्या करता है? संधि, विसर्ग संधि करता है, जो हम विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, और जो उपसर्ग होगा वो निर होगा, उपसर्ग होगा निर होगा। ठीक है, तो निर निस दुर दुस, 4 हो गए। अब 3 है, यहाँ पर हमने 8 को 3 बार डिवाइड किया तो 2 2 और
दो। तो सबसे पहले आता है उ से दो बनते हैं उपसर्ग, उप और उद, उप और उद। ठीक है, कहीं कहीं पर उत तय का प्रयोग कर लिया जाता है, उत। ठीक है, उत का प्रयोग किया जाता है, वो होता द है, उद। ठीक है, फिर अगला है से, सु सम, से दो बनते हैं सु और सम। ठीक, में हलंत है। और फिर दो बचे हैं, वो है नी और वे, नी और वे। ठीक है, इस प्रकार से 22 को 3 भागों में बांट लिया हमने, और 3 भागों में बांट के सबसे पहले 8 अंक लिया, 8 को डिवाइड किया, 8 एकम 8, और 4 2 के 8, और 2 3 के 8। इस प्रकार से ये पूरे संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं ये होते हैं। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी याद करने में, इनको रटना नहीं, केवल समझना है। इस प्रकार से समझेंगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए आपके सामने इनके कुछ उदाहरण हैं वो प्रस्तुत है, तो इन्हें आप देख लीजिए। देखिए, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें पहचानने में, समझने में, अर्थ में सब परेशानी होती है, इसलिए हमने उन्हें पूर्ण रूप में सही तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आइए ये जो हिंदी के उपसर्ग और जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग है इन्हें पहचानने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं होते और ये साधारण से होते हैं और ये अलग ही होते हैं, इन्हें हम जैसे ही शब्द को पढ़ते हैं तो इनको हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए तो आइए सारणी के आधार पर इनको समझिए और पढ़िए।